नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ ऐश्वर्या राय निगम। आपका स्वागत है गुनाहों का देवता की इस अगली कड़ी में। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस अद्भुत यात्रा की कोई भी कड़ी मिस ना करें। तो आइए कहानी का सफर आगे बढ़ाएं। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तरे पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आजाद और स्वच्छंद होती होंगी। जब पम्मी, जो ईसाई है, इतनी आजाद है, उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है, उसकी बेतकल्लुफी में भोलापन तो नहीं पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती, और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है, और उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती है। इतना मान मनोहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है, वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह ना करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है। और वह कितना परेशान करती रहती है चंदर को। कभी अगर सचमुच चंदर बहुत नाराज हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए, तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई, तब क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? अरे, पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वह करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। होलडाल की पेटी का बक्सुआ खोल दिया था, और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं, और ना यही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महराजन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों ना होता। बिना खत के मन उसका कितना घबरा रहा है, और क्या चंदर को मालूम नहीं होगा? ये कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर ना खुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई, और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं, ये तो नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ये सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की ये भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे, और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिनती। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। के हाय सुधा, सहसा कमरे में से कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गईं, और कमरे से बुआ जी बाहर आईं। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ। बुआ जी 3 कदम पीछे हट गईं। देखते हो ने, हम पूजा की धोती पहने हैं, एका है सुधा।
सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंच पात्र से वहां पानी छिड़का और जमीन फूकने लगी। सुधा, बिनती को भेज दे। बुआ जी ने धूपदानी में महराजिन से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे, ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक हैं, कहकर वह बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे, ये क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पांचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे, बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली। वहां एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुंचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ बताया नहीं, सुधा घबरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली, उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे, ये बाहर गा कौन रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों। और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा, अरे। क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे, भागती क्यों है? यही तो है चंदर, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिए, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है ये, कहकर सुधा उठी। वह फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वह बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी। बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक रही थीं और लाज के मारे सिमटी जा रही थी। और आंखें थी कि मुस्काए या रोए, ये तय नहीं कर पाई थी। देखो चंदर, देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है बिनती मोटकी कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा पूरी तरह हाँफ रही थी। चंदर ने देखा बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़ी थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, ये क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम, चंदर ने डांट कर कहा। जंगली मैं हूं या ये? चोटी छोड़कर सुधा बोली। यह देखो, दांत काट लिया है इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदर इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच यह तो बड़े मजे की लड़की है, बिनती है इसका नाम। क्यों रे, महुआ बीनती थी क्या वहां, जो बुआ जी ने बिनती नाम रखा है? वह पल्ला ठीक से उड़ चुकी थी। बोली, नमस्ते। चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंदर और भी हंसने लगा। बिनती, आए बिनती, बुआ की आवाज आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंदर बोला, क्या हाल चाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने, सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंदर ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा,
वो आई थी। क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी। सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील हैं? तुम कोई नई बात बताओ। सुधा बोली। हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिनती आई। उसके हाथ में एक तश्तरी थी और एक गिलास। तश्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तश्तरी चंदर के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे। चंदर ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगी नखरा करने। लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफ ना करें तो मालूम कैसे हो? सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंदर मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिनती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंदर हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है ये। चंदर बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंदर, अब हम खूब बात करते हैं उनसे, दुनिया भर की। और वे बस हमेशा सरे नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरी पास में रख कर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो। सुधा बोली। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता कि ई मुंह झौसी हमके ऐसी नाच नचाई है तो हम पैदा होत गला घोट देत। हरे राम, अक्का सर पर उठाए है। कै घंटे से नरियात नरियात गटाई फट गई। ई बोलते नहीं जैसे सांप सूंघव होए। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वे रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंदर को जरा भी उम्मीद न थी। चंदर चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छुपाते हुए से बोली। मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा तुमने? बुआ बिंदी को मार डालेंगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं। बिंती ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिंती पर उतार रही हैं। इतने में फिर उनकी आवाज आई। पैदा करते बखत बहुत अच्छा लग रहा, पालत बखेट टै बोल गए। मर गए रहे हो तो आपन संतानों अपने हाथ ले जाते हो। हमारे मोड़ पर ही हत्या काहे डाल गए हो? ऐसी कुलच्छनी है कि पैदा होते ही बाप का खा गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदर से बोली। ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस, पिंती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा। रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावे है कि ई असुआ ढरकाए रही हो? ई सब चोचला अपने औ की दिखाओ जाके। 2 महीना और है, अबहिन से उधियानी ना जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिनती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अब ये चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म हया है या नहीं तुम्हें? बिनती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई सुधा के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपने काम करें। अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएंगी ये सुधा? कल जाएंगी। पापा, अब बिनती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसों। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो। यहाँ शोर ज्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना। आज भर की तकलीफ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही ठीक समझा।
सुधा खाना परोसने चली गई। बिनती रो रो कर और तकिए पर सर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। यह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सेहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थीं और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थीं। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गईं और चंदर की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर, बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर हैं, हमारे शिष्य। बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा भैया बैठो। तो एक दिन और आए रहे हो? बीए में पढ़ा था सुधा के संग? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भाई तो को देख के। हाँ तो सुकुल। वह अपने भैया से बोली, फिर यही ठीक होए। पिंती का ब्याह टाल देव और अगर ये लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भर में निपटाए देव। अब अच्छा नहीं लागत। ठूंठ ऐसी बिटिया सोनी मांग लिए छरावत करत है एहर जोहर। बुआ बोली, हाँ ये तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफ़ी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़की नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ एतराज़ तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों। अरे तो घर वालन से का करे तो ही तो को। लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही है। ना सास का डर ना ननद की धांस। हम पत्री मंगवाई देत हैं, मिलाइव ले। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सर हिला दिया। तो फिर भिंती के बारे में का कहत हो? अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम ही इन जूत पिटाओ, पढ़ नक्को से कह दो आए के कल से हमारी छाती पर मूंग दलत है। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था। जाने क्या सोच रहा था? शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंदर, तो वह एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो। एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा, तुम मेहनत बहुत कर रही होगी। कितने अध्याय लिखे अपने थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा और मई में हर हाल में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थक स्वर में चंदर ने कहा, 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदन ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं ना महराजन। डॉक्टर साहब बोले, अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के ही बारे में सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखा, उसने याद करने की कोशिश की, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था। पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वहीं गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं? अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी। उसके भी सर में दर्द था, चली गई।
घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है। डॉक्टर शुक्ला बोली, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलके पड़े थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जन्म पत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना, तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊँगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे, तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब सी स्वरों में बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ना जिनको डांट रही थी उस दिन? हाँ वही, उसके ससुर आए हुए हैं, उनसे कहना है कि आप शादी आगाहन पोस्ट के लिए टाल दें, पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है, और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लेते हैं अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वह एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए ही नाकाफी था। वह चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहा कर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांसपिंड में एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बचीं। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हाओ हाओ, सब आपकी कृपा है, खूब छक्के में स्थान पाया। अब जरा शरबत उरबत कुछ मिले तो कुछ पेट में जलन है, सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी, बाप रे, ई 2.5 मन की लहास, कम से कम मसक भर के शरबत तो ओली छलइए। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी खांख खां कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतारकर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काटकर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ न खावे, आप बहुत सत्कार किए, हम ही से छक गए। आपके देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भाई, आप सचमुच दिव्य पुरुष हो, और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ी मिलान है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तन कॉलेज में प्रोफेसर, और ओहर हमार सार लड़का केर मामा जॉन हैं तन डाकघर में मुंशी है, आपकी कृपा से। दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह ना रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वह बड़ी अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वह इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपए नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जेठानी की गरम साड़ी जाएगी, और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज जाएंगे
तो उनका रोजना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने ये स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा, तो अब आज्ञा दे, हम चलिए अब, और ई रुपया लड़की को दे दो, अब बात पक्की है। और अपनी टीट से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, एक तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा आओ, हम भी चले। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल कर रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो, ये दे गए तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखा तो बुआ जी सुलग उठी। न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गई एक कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लीले को तैयार, और देख के दाई पेट पिराता है, जूता पिटाऊ का। अरे राम, चाही तो जमदूत इलाहास की बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तन का खिलाई। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अबहिन तक बिनती का पता न, और उ तुर्कन मलेच्छन के यहाँ कुछ खा पी लेहिस तो फिर हमारे यहाँ गुजारे नहीं ना होगा। बढ़िया जादू हुई गई है सुधा की सहे पाए के। आवे दे, आज हम भद्र उतारी थी। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ जी ने एक गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के, कुछ खाए का दे। नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया के कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती हैं तो आखिर बिनती से ही इतनी कटु क्यों है। इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा, सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतारकर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काटते। चल हटो हर, पहले नहाव जाके। कुछ खाए तो नहीं रही हो, इतनी देर कहाँ घूमत रही हो। हम खूब अच्छी तरह जानत हूँ तू हमार नाक कटान कर रही बो। पतुरियन के ढंग सीखे हैं। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह, तकिए में मुंह छिपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए, जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिनी के लिए। वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है, और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली, और वह भी अपनी ही सगी माँ से, जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है, अपनी लड़की को छोड़कर। वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है ये तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना। उम्मीद है कि आपको ये हिस्सा भी पसंद आया होगा। ये कहानी अभी जारी है और अगले एपिसोड में हम और भी दिलचस्प मोड़ और नए घटनाक्रम लेकर आएंगे। तो अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करें और अपनी उत्सुकता यूं ही बनाए रखें। तब तक के लिए अलविदा।